नमस्कार, मैं राकेश कुमार जीएसएन जीके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं करंट अफेयर्स के भाग 2 के साथ आपके साथ उपस्थित हूं और मैं आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इससे जो आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, जिस तरह की भी परीक्षाएं, चाहे वह बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो या एनटीपीसी से लेकर के रेलवे और एसएससी समेत जो तमाम परीक्षाएं होंगी, उसमें आपको करंट अफेयर्स के जो सेक्शंस होंगे उससे सारे के सारे सवाल आपको यहीं से दिखेंगे। तो आप पूरी तन्मयता से इस वीडियो को देखें और टॉपिक वाइज भाग 1, 2, 3 करके एक भाग आ चुका है, सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। इस तरह से ग्रेजुअली यह क्रम चलेगा। आप करंट अफेयर्स को आगामी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल आसानी से हंसते खेलते तैयार कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि आप इसका जो है आनंद लेंगे और खेल खेल में एक पढ़ाई का जो है तरीका है आपका एक अच्छा स्कोर करने का, अपने आप को जो है सफलता जो सक्सेस लिस्ट है उसमें अपने आप को इंश्योर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप खेल खेल में करंट अफेयर्स को देखें, करंट अफेयर्स को समझें। और एकदम सीधा सवाल होता है, आप जैसे ही सवाल को देखेंगे, चीज़ें पढ़ी हुई रहेंगी, बार बार आप मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो को देखेंगे 2 से 3 बार, जब भी लीजर समय मिले तो आप देखिए। खाली समय में उसको देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपका समय का यूटिलाइजेशन होगा और दूसरा जो है करंट अफेयर्स जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है और बिल्कुल इसके बिना रिजल्ट होना संभव नहीं है। तो उस स्थिति में आप 2 तरह की चीज़ों को एक साथ साध ले जाएंगे। एक तो समय का उपयोग हो जाएगा, जब भी आप खाना खा रहे हों, आराम कर रहे हों, तो आप वीडियो चला करके मेरे चैनल का देख लें, तो समय का उपयोग हुआ। दूसरा जो है करंट अफेयर्स को जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ पर आप नहीं समझ पाते हैं सवाल कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी से वीडियो देखने से ही क्लियरिटी आ जाएगी। तो आज हम जो करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक आपके सामने ले रहे हैं, अगर इसको हम देखें, करंट अफेयर्स 2020-21 की बात कर लें, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2020-21 की बात हम कर लेते हैं, तो उस स्थिति में अगर हम आगामी एग्जाम्स के हिसाब से पहला टॉपिक लेते हैं, भारतीय सेना में महिलाओं हेतु अस्थायी कमीशन, परमानेंट कमीशनिंग की बात की गई है। अब देखिए, यह जो 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, ने एक निर्णय लिया है कि अब पुरुषों की तरह, पुरुष अधिकारियों की तरह भारतीय सेना में जो सभी 10 वर्ग हैं, 10 कैटेगरीज हैं, उसमें महिलाओं को भी अस्थायी कमीशनिंग दी जाए, यानी परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स के रूप में ज्वाइन कराया जाए। अब ऐसा क्यों हुआ? 17 फरवरी 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पुरुष और महिलाओं को भारतीय सेना में समानता के स्तर पर देखा जाना चाहिए और महिला अधिकारियों को भी अस्थायी कमीशन दिया जाना चाहिए सर्विस में। और इसी के आलोक में 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने यह कदम उठाया। अब आपको जानने के लिए 10 वर्ग की बात जो कर रहे हैं, 10 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, कौन कौन सर्विस हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर ईएमई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्म्ड सर्विस कोर एएससी जिसको कहते हैं, एओसी, आर्म्ड ऑर्डिनेंस कोर्स, सिग्नल्स, आर्म्ड एयर डिफेंस, इस तरह से जो तमाम 10 तरह के जो कैटेगरीज हैं आर्मी में, उसमें अब परमानेंट कमीशन की बात हो गई, यानी पुरुष के साथ महिलाएं भी अब परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स के रूप में काम करेंगी। इसी तरह का 17 मार्च 2020 को एक जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इंडियन नेवी में भी जो महिलाएं हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, उनको भी परमानेंट कमीशन दिया जाए। आप देखिए रक्षा मंत्रालय का उस पर विचार करता है। अब हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएं। सबसे पहले जाने कि 1992 वाला लैंडमार्क ईयर है, जिसमें वीमेन स्पेशल एंट्री स्कीम है ना, वीमेन स्पेशल एंट्री स्कीम शुरू की गई थी। यानी इससे पहले सिर्फ जो स्वास्थ्य सेवाएं थी, चाहे वो नर्सिंग का हो या डॉक्टर वाला कोर हो, उसी में महिलाएं जा सकती थी भारतीय इंडियन आर्मी में। लेकिन 1992 में 5 सालों के लिए जो है स्पेशल WACS वीमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत 1992 में 5 साल के लिए, केवल 5 साल के लिए महिला अधिकारियों को कमीशन किया जाने लगा। शॉर्ट टर्म सर्विस इसको आप कह सकते हैं। इसके बाद 2005 का वह साल जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग, यानी 5 साल जो पहले दिया गया था उसको बढ़ा करके फिर 5 साल 10 साल, इन कुल मिला करके 10 से 14 साल की सेवा जो है एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत
महिला अधिकारियों को वहां दिया जाता था। लेकिन 23 जुलाई 2020 को अब महिलाएं वहां अस्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में काम कर सकती हैं। मिशन की बात करें, जल जीवन मिशन, इसका शुभारंभ जो है लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने किया था। इसमें जो पार्टनर्स हैं वह भारत सरकार है यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होंगी। इसका वित्त पोषण का काम जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। जो इसका कन्वेनर मिनिस्ट्री है, संचालक मंत्रालय है, वह जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार है। अब इसके लक्ष्य की बात करें तो इसके लक्ष्य की बात है कि प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है उसको 2024 तक, देखिए जो टारगेट ईयर है कितना है 2024। यह पूछा जा सकता है आपसे, यह पूछा जा सकता है कन्वेनर मिनिस्ट्री, पार्टनर्स पूछे जा सकते हैं और जो वित्त पोषण है वह भी पूछा जा सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 2024 तक जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक चालू घरेलू नल कनेक्शन जो है प्रदान करने की व्यवस्था है। यानी इसका जो स्लोगन है वह हर घर जल जो है, यही स्लोगन, यानी नल के थ्रू टैप वाटर जो है 2024 तक हर एक घरों को उपलब्ध कराने की भारत सरकार की योजना है, जिसका संचालन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार कर रही है। एक योजना है सुपोषित मां अभियान, नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें जो गर्भवती महिलाएं होंगी यानी जो मां बनने वाली होंगी उनके सुपोषण यानी जो कुपोषण अल्प पोषण की जो शिकार होंगी उनके पोषण की समस्या को दूर करना। तो मां के साथ बच्चे की भी समस्या को दूर किया जाता है। लक्ष्य क्या हो गया, माताओं और बच्चों में पोषण अल्पता यानी कुपोषण की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए योजना चलाई गई है। इसे अभी फिलहाल जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया गया है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि यानी शुरुआत कोई भी योजना जब शुरू होती है तो एक प्रायोगिक तौर पे शुरू किया जाता है। यह अभी 12 महीने के लिए शुरू किया गया है। 1000 महिलाओं को इसमें कवर किया जा रहा है। 17 केजी संतुलित आहार किट प्रदान किया जाएगा पर महीने। 17 केजी जो है दाल, दलिया, मोटे अनाज से लेकर के जितने भी न्यूट्रिशियस फूड्स होंगे वह प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें एक परिवार की एक गर्भवती महिला को जो है यह आहार किट प्रत्येक महीने 17 केजी वाला जो आहार किट है वह दिया जाएगा। जैसे ही यह योजना सफल हो जाती है तो इस योजना को अगले चरण में क्रमशः करके पूरे भारत में लागू किया जाएगा। अब माताओं और बच्चों के पोषण अल्पता को दूर करने का मतलब है कि गर्भवती माताओं और जो नवजात शिशु हैं उनके पूर्ण विकास की जो है सोच भारत सरकार रखती है। अगर हम इसके शुभारंभ की बात करें तो श्री ओम बिरला साहब ने, जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने कोटा में इसे शुरू किया गया था। सवाल बन सकता है आपको, और कितनी महिलाओं को कवर किया गया, देश की मात्र 1000 महिलाओं को कवर किया गया 12 मंथ के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। 17 केजी जो है संतुलित आहार किट उन्हें प्रदान किया जाना, एक परिवार की एक ही गर्भवती महिला को। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कोटा में शुरू किया गया, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इसका जो संचालन करेगा वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। और जो सबसे खास बात है कि अब तक जो गर्भवती महिलाओं के लिए या माताओं के लिए जो योजनाएं पोषण अल्पता यानी कुपोषण की समस्या से समाधान निजात दिलाने के लिए जितनी भी योजनाएं चल रहे हैं उसी के समानांतर, ऐसा नहीं कि कई योजनाओं को मिला करके या बंद करके योजना शुरू किया गया, बल्कि उसी के समानांतर एक और योजना शुरू की। यह इसकी खास बात है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की गई है। अब NIRF को समझिए, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी भारत में जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनकी रैंकिंग जारी करने का एक फ्रेमवर्क है। हायर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें 2 कैटेगरी में इंस्टीट्यूशंस को बांट करके उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। एक है यूनिवर्सिटी कैटेगरी की रैंकिंग और दूसरी है इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग, यानी उनको एक कैटेगराइज करके एक रैंकिंग, यानी 2 श्रेणी में 2 कैटेगरीज में रैंकिंग जारी की जाती है। और यह शुरुआत जब इस रैंकिंग की हुई थी 2015 में, पहला जो फर्स्ट रैंकिंग पब्लिश हुआ था वह 2016 में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कब शुरू किया गया था रैंकिंग, हायर इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग इंडिया में कब शुरू हुई थी। तो फर्स्ट एडिशन 2016 में आया था, 2015 में प्रारंभ किया गया था, फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 2016 में। अब इसके 5 घटक हैं, 5 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर
जो भारत में यूनिवर्सिटीज़ की एक कैटेगरीज है और जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस है उनकी एक कैटेगरीज की रैंकिंग जारी की जाती है। पहला क्या है, TLR यानी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस RPP, तीसरा है ग्रेजुएट आउटकम्स यानी कितने स्नातक जो है वहाँ से निकले हैं, ग्रेजुएट्स वहाँ से निकले हैं, चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, समावेशिता की बात करते हैं, और पांचवा है परसेप्शन यानी बोध की बात की जाती है। यही 5 पैरामीटर्स के हिसाब से भारत में यूनिवर्सिटीज और संस्थानों की रैंकिंग जारी की जाती है। तो इस रैंकिंग में अगर हम देखें ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो टॉप IIT मद्रास रहा, और सेकेंड पोजीशन इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशंस की श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, टॉप IIT मद्रास यानी इंस्टीट्यूशंस में टॉप IIT मद्रास रहा और सेकेंड IIT दिल्ली रहा। अगर हम यूनिवर्सिटी कैटेगरीज की बात करें तो उसमें टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा। अगर हम इसमें ओवरऑल की बात करें, दोनों को मिला दें, इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज को मिला दें, तो टॉप IIT मद्रास रहा और सेकेंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा। अगर हम यूनिवर्सिटीज की केवल कैटेगरीज की बात करें तो उसमें टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा और सेकेंड पोजीशन JNU दिल्ली का रहा, थर्ड पोजीशन BHU बनारस का रहा। अगर हम अदर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, अगर हम टॉप रैंकिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, IIMs की बात करें, तो टॉप पे अहमदाबाद रहा, IIM अहमदाबाद, सेकेंड पे IIM बेंगलुरु रहा। अगर हम मेडिकल साइंसेस की रैंकिंग की बात करें इंडिया में तो टॉप पे एम्स दिल्ली रहा। अगर हम लॉ इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो टॉप पर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु रहा। फर्स्ट टाइम इसमें डेंटल साइंसेस को शामिल किया गया और मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस जो दिल्ली है वह डेंटल साइंस में टॉप पे रहा। तो इस तरह से आप भारत की बात करें तो भारत में सीपोर्ट्स की बात करें तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, मेजर सीपोर्ट्स और माइनर सीपोर्ट्स। मेजर सीपोर्ट्स भारत में अभी 12 हैं और मेजर सीपोर्ट्स का जो विकास होता है, डेवलप किया जाता है वह भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के, यानी कि वह यह है यूनियन लिस्ट का विषय है। किसका विषय है? जो केंद्र सूची का विषय है, यानी बड़े जो भी बंदरगाह होंगे चाहे जिस राज्य के अंतर्गत होंगे उनका विकास करना होगा तो भारत सरकार उसका विकास करेगी, यानी केंद्रीय सूची का विषय है। अब तक 12 मेजर पोर्ट्स हैं जिसका विकास भारत सरकार द्वारा किया गया है। इस साल एक और पोर्ट का विकास जो है महाराष्ट्र में किया जा रहा है, उस पोर्ट का नाम है बधावन, महाराष्ट्र में है। यह 13 मेजर पोर्ट्स के रूप में भारत में स्थापित होगा। अब इसको डेवलप करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल्स, स्पेशल पर्पज व्हीकल्स क्या होता है? SPV, स्पेशल पर्पज व्हीकल्स, यानी उसके लिए उस पोर्ट के बधावन पोर्ट जो महाराष्ट्र में उसके विकास के लिए जो पूंजी की व्यवस्था करेगा, वह पूंजी की व्यवस्था करने वाली जो संस्थान होगी उसी को स्पेशल पर्पज व्हीकल्स के रूप में जाना जाता है। वह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है मुंबई का वही करेगा, यानी 50% पूंजी जो है वही लगाएगा। JNPT जो मुंबई वाला है वही लगाएगा और 50% पूंजी लगा करके बधावन पोर्ट को, और बाकी 50% पूंजी भारत सरकार लगाएगी। यानी SPV को अगर पूछा जाएगा तो कौन बताएंगे आप? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई। अब JNPT के बारे में आपको बता दें कि यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है, तो आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई का नाम लेना होगा। अब हमने बताया कि 2 तरह के सी पोर्ट्स होते हैं, मेजर के बाद एक माइनर सी पोर्ट्स है। यह राज्य सरकारों द्वारा विकसित किया जाता है, यानी यह स्टेट लिस्ट का विषय है और यह राज्य सरकारें विकसित करके उससे अपना रेवेन्यू कलेक्शन करती है।